देखकर अच्छी सीख हमें सिखलाता है कौन? चाचा हाथी। उपभोक्तावाद और जंगल का प्रदूषण। कुछ दिनों से जंगल में एक तरह की महामारी फैली हुई थी। डॉक्टर चिम्प के क्लिनिक पर बीमार पड़ने वाले जानवरों की संख्या अचानक लगातार बढ़ती ही जा रही थी। अच्छा बताओ, तुम्हें क्या दिक्कत हो रही है? मेरी त्वचा पर ये फफोले पड़ गए हैं, पता नहीं ये क्यों हो रहा है। आज तक इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। ये मेडिसिन लो, इससे जल्दी ठीक हो जाओगी तुम। बस उस झील के पानी में वापस मत जाना। मैं कई दिनों से ये निरीक्षण कर रहा हूँ कि जंगल के उत्तरी छोर पर जो झील है, उसके पास रहने वाले जानवर ज्यादा बीमारियों से संक्रमित हो रहे हैं। ऐसा लगता है जो जानवर झील का पानी पी रहे हैं अथवा झील में रहते हैं, वही जानवर बार बार बीमार पड़ रहे हैं। मुझे चाचा हाथी के पास जाकर उनको ये सूचना देनी चाहिए। जंगल के मध्य क्षेत्र में एक बरगद के विशाल पेड़ के नीचे चाचा हाथी, भुलक्कड़ गधा, ब्रेनियाउल, नन्हा हेजहॉग और गुम मगरमच्छ आपस में विचार विमर्श कर रहे थे। चाचा हाथी, मैं झाड़ियों में खाना ढूंढ रहा था, तभी प्लास्टिक की ये बोतल मेरे कांटों में फंस गई। मैं इसे निकाल नहीं पा रहा, मुझे आपकी मदद चाहिए। एक अनहोनी मेरे बेटे के साथ भी हुई। वो पानी में गया ही था कि एक बड़े प्लास्टिक बैग में उसका मुंह फंस गया। उसको सांस लेने में तकलीफ होने लगी। उसकी माँ पास थी, उसने ये घटनाक्रम देख लिया और उसे बचा लिया। अगर मौके पर उसकी माँ न पहुँचती तो कुछ भी अनर्थ हो सकता था। उसी समय डॉक्टर चिम्प आते हुए दिखाई पड़ते हैं। सबको अभिवादन करके जानवरों के बीमार होने का वृतांत सुनाते हैं। हमें जंगल के जानवरों को जागरूक करना होगा कि उत्तरी क्षेत्र में मौजूद झील का पानी किसी भी प्रकार से प्रयोग ना करें। वो दूषित हो चुका है। आप सही कह रहे हैं डॉक्टर जी। प्रदूषण आज एक बहुत बड़ी महामारी का रूप ले चुका है। अब तो ये जंगल तक भी पहुंच चुका है। आज इंसानी बस्तियों के विस्तार की वजह से ही प्राकृतिक संसाधन सिमटते जा रहे हैं और उपभोक्तावाद के चलते प्रदूषण एक महत्वपूर्ण समस्या हो गई है। चाचा हाथी, ये उपभोक्तावाद क्या होता है? सबकी बात काटते हुए प्रबुद्ध कछुआ अभिवादन करता है और बोलता है, मैं बताता हूँ। उपभोक्तावाद एक व्यावसायिक मॉडल है जो उत्पादन और खरीदारी से संबंधित है। इसमें उपभोक्ताओं को विभिन्न माध्यमों से खरीदारी के लिए प्रेरित किया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उपभोक्ता अधिक उत्पाद और सेवाओं को खरीदता है। इस तरह से ये मॉडल आर्थिक विकास को प्रोत्साहित भी करता है। लेकिन इसके साथ ही ये कई समस्याओं को भी उत्पन्न कर सकता है। एक दिशा में ये समृद्धि और नौकरियों की स्थिति को सुधार सकता है, जबकि दूसरी दिशा में ये बड़ी सामाजिक और पर्यावरणीय चुनौतियां भी खड़ी कर सकता है। अपनी आवश्यकताओं से आगे बढ़कर जब उपभोक्ता अत्यधिक खरीदारी करते हैं, अत्यधिक खपत के परिणाम स्वरूप पर्यावरण और सामाजिक असमानता को बढ़ावा मिलता है। उपभोक्तावादी प्रवृत्ति के कारण अत्यधिक उत्पादन की आवश्यकताएं होती है, जिसमें अत्यधिक संसाधन और ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसे कि ज्यादातर उत्पादों के रखरखाव और पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग होता है। ऊर्जा की खपत से बनने वाले उत्पादों में बहुत ज्यादा मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं। इस तरह प्लास्टिक एक प्रकार के प्रदूषण का कारक हुआ। ईंधन के इस्तेमाल से बहुत ज्यादा मात्रा में जहरीला धुआं निकलता है, जो वायुमंडल में फैलकर श्वसन प्रणाली को प्रभावित करता है और स्वास्थ्य को खराब करता है। फैक्ट्री में बनने वाले उत्पादों के फल स्वरूप प्रदूषित गंदा पानी नदियों और झीलों में बहा दिया जाता है, जिसके फल स्वरूप जल पूरी तरीके से दूषित हो जाता है। इससे जल से होने वाली बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। फैक्ट्रीज, वाहनों जिनमें से तेज ध्वनि निकलती है, पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण का कारण बनती है। ठीक है, इसी तरह से प्लास्टिक प्रदूषण रेडियो एक्टिव प्रदूषण है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है और संपूर्ण प्राणी जगत की आयु सीमा को कम करता है। उपभोक्तावाद को सही प्रकार से समझने के लिए आज मैं एक कहानी सुनाता हूँ। सब लोग बैठ जाओ। अब्राहम एक बिजनेसमैन था। उसका एक बेटा जिसका नाम फ्रैंक था। एक दिन फ्रैंक की क्लास में, अरे आकाश, तुम्हारा नया बैग तो बहुत ही सुंदर है। इसमें तो बहुत ज्यादा जगह है।
हाँ, मेरे पास पहले स्पाइडरमैन वाला बैग था, पर जब मैंने डॉक्टर स्ट्रेंज वाला नया बैग मार्केट में देखा तो मुझे वो चाहिए था और मेरे पापा ने मुझे दिला दिया। फ्रैंक के मन में लालच आ जाता है और फिर शाम को बैग खरीदने की बात अब्राहम के सामने रखता है। डैड, मुझे भी डॉक्टर स्ट्रेंज वाला बैग दिला दीजिए, वो बहुत ही प्यारा है, मुझे दिला दीजिए ना प्लीज। लेकिन बेटा, तुम्हारा स्कूल बैग तो अभी नया और सुरक्षित है, तुम्हें नया क्यों चाहिए? नहीं पिताजी, वो अनोखा है, मुझे वही बैग चाहिए। फ्रैंक अब्राहम का इकलौता बेटा था, इसीलिए उनके पास फ्रैंक की जिद मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था और अगले ही दिन अब्राहम ने फ्रैंक को वो नया स्कूल बैग दिला दिया। इधर फ्रैंक की ख्वाहिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी और झक मारकर अब्राहम को उसकी इच्छाएं पूरी करनी पड़ती थी। अब्राहम फ्रैंक की इन आदतों से परेशान हो चुका था। उसने अनेक प्रकार से फ्रैंक को समझाने की कोशिश की, परंतु वो असफल रहा। आखिर अब्राहम और ग्रेसी, जो फ्रैंक की माँ थी, उसके साथ मिलकर फ्रैंक को समझाने का एक नया समाधान निकाला। एक दिन रविवार को, फ्रैंक, हम आए दिन तुम्हारी नई नई लालच से भरी डिमांड से थक गए हैं। तुम्हारे अनावश्यक वस्तुओं के खरीदने और इकट्ठा करने से हम परेशान हो गए हैं। इसीलिए हम आज तुम्हें इसके नुकसान के बारे में बताएंगे और कुछ दिखाएंगे भी। आओ हमारे साथ चलो। अब्राहम और ग्रेसी फ्रैंक के साथ कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। आप लोग मुझे कहाँ लेकर जा रहे हैं? कोई कुछ बताएगा? हाँ, जरूर बताएंगी। उससे पहले हमारी बात को ध्यान से सुनो। ज्यादातर हम अपने इस्तेमाल से ज्यादा उत्पादों को खरीदते हैं, उसमें से कुछ ही का उपयोग कर पाते हैं, बाकी हमारे पास कपबोर्ड में पड़े रहते हैं। उदाहरण के तौर पर तुम्हारे पास अब 4 स्कूल बैग हैं, जिनमें से शायद तुम 1 या 2 ही इस्तेमाल करते हो। तो इसमें नुकसान क्या है डैड? मैं बताती हूँ। ये डिमांड और सप्लाई को बढ़ावा देता है, जिससे आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का उत्पादन बढ़ता है और प्राकृतिक संसाधनों और ईंधन की खपत होती है, जिससे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जो हमारे पर्यावरण को दूषित करते हैं। यदि हम अपनी आवश्यकता की वस्तुएं ही खरीदें तो बाजार में उतनी ही डिमांड होगी और वस्तुएं बनाने वाली कंपनियां सिर्फ खपत के हिसाब से उत्पादों का उत्पादन करेंगे, जिससे ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों का इस्तेमाल कम होगा। प्रदूषण पैदा करने वाले कारक भी कम होंगे। इससे हम स्वस्थ पर्यावरण को जन्म दे सकेंगे और अपने आने वाली पीढ़ी के लिए सुंदर भविष्य का निर्माण कर पाएंगे। वस्तुओं के उत्पादन और खरीदारी से आर्थिक स्थिति, रोजगार बढ़ता है, लेकिन इसके विपरीत सामाजिक असमानता भी बढ़ती है। उदाहरण के तौर पर अगर तुम रोज नए नए ज्योमेट्री बॉक्स लेकर स्कूल जाओगे और कोई तुम्हारा मित्र जिसका परिवार उसको खरीद पाने में असमर्थ होगा, वो अपने आप को असहज और छोटा महसूस करेगा। परमात्मा का प्रकटीकरण हमें समानता का मार्ग सिखाता है। बाहरी चकाचौंध छोटे बड़े, ऊंच नीच का भ्रम पैदा करते हैं, जिससे हम आंतरिक गुणों को नहीं पहचान पाते और परस्पर असमानता बढ़ती है। लो, हमारी मंजिल आ गई। अंदर चलो, तुम्हें कुछ दिखाना है। फ्रैंक अंदर बहुत सारे बच्चों को देखता है जो कि लोगों की दी हुई पुरानी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, दान किए हुए पुराने खिलौनों से खेल रहे हैं, पुराने कपड़े पहने हैं। फ्रैंक अंदर जाता है और करीब से बच्चों को देखता है। उसके मन को ठेस पहुंचती है। मेरे अंदर का लालच इतना बढ़ गया था कि मैं जिस वस्तु को देख लेता था उसी की जिद करता था, किंतु यह दृश्य देखकर मुझे एहसास हुआ कि ये बच्चे पर्याप्त संसाधनों में जीवन व्यतीत कर रहे हैं और खुश भी हैं। मैं चीजों को खरीदने में ही अपनी खुशी देखता रहा, किंतु वास्तविक खुशी तो अंतर्निहित है और वो खुशी दूसरों को खुशी देने से मिलती है। तभी वहाँ मरियम आ जाती है। आइए अब्राहम सर, कैसे आना हुआ? आपका सहयोग तो हमेशा से ही हमारे साथ रहता है। आज हम अपने बेटे को बच्चों से मिलवाने लाए थे। मेरा बेटा भी यहाँ सारे बच्चों से दोस्ती करना चाहता है। क्यों बेटा फ्रैंक? हाँ, क्यों नहीं। शायद फ्रैंक ने अपना सबक सीख लिया था। उसने मन ही मन कभी लालच ना करने व अनावश्यक वस्तुओं को संग्रह ना करने की ठान ली थी। मुझे लगता है इस कहानी से समझ में आ गया होगा कि उपभोक्तावाद सामाजिक असमानता और प्रदूषण का एक कारक है। हम समन्वय और समानता की भावना को सीखकर मानवीय गुणों को पहचान सकते हैं। हम ये सब बातें तो समझ गए, परंतु हम बढ़ते हुए प्रदूषण का क्या करें, जिससे हमारी जंगल की झील भी प्रदूषित हो गई है। इस दिशा में हमें स्वयं भी कदम उठाना होगा। अपशिष्ट पदार्थों के निस्तारण की भी कोई ठोस उपाय नहीं है। रिसाइकलिंग के बावजूद भी शहरों के किनारे कूड़े के बड़े बड़े ढेर नजर आते हैं, जो जमीन को अनुपजाऊ और दूषित करते हैं। इसके साथ ही वो बहुत सारी बीमारियों को भी न्योता देते हैं।
इसी दिशा में हमारी सरकार और गैर सरकारी योजनाएं भी काम कर रही हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान। यह अभियान प्रदूषण के खिलाफ अभियान है। स्वच्छता अपनाकर प्रदूषण को दूर करने की लड़ाई में सबकी सहभागिता चाहता है। गंगा नदी प्रदूषण योजना, इसके अंतर्गत प्रमुख नदियों की साफ सफाई और प्रदूषण को कम करना है। उद्योगों का वेस्ट मटेरियल नदियों में न बहाने पर भी जोर दिया जाता है। फसल बीमा योजना, यह योजना खेती में अनावश्यक उर्वरक क्षमता बढ़ाने वाले रसायन पर रोक लगाना और प्रदूषण को नियंत्रित करने में योगदान देती है। जल शक्ति योजना, इस योजना के अंतर्गत गांव में पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करना है और पानी को प्रदूषित होने से बचाने और संचयन पर भी जोर देता है। मुख्यतः ग्रीन एनर्जी परिवहन के लिए बिना धुएं वाले और आवाज वाले वाहनों के संरक्षण पर सरकार ध्यान दे रही है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं सौर ऊर्जा, हाइड्रो ऊर्जा इत्यादि। लेकिन बच्चों, प्रदूषण से मुक्ति पाने के लिए सामूहिक प्रयास आवश्यक है। प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए जागरूकता बढ़ाना हमारा कर्तव्य होना चाहिए, जिसे हमें आज से ही शुरू करना है। चाचा हाथी के और मजेदार किस्से सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि आप अगली स्टोरी मिस ना कर सके।